हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सारे 6 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में एक एक करके कवर करेंगे। So from previous chapters we already know that कि जो ऑक्सीजन है is utilized by organisms to break simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid to derive energy to perform various activities. एंड इसी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग दिस कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि हमें एनर्जी कंटिन्यूसली मिलती रहे, इसके लिए ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई ज़रूरी है एंड इसी के साथ जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसका बाहर निकलना भी ज़रूरी है। सो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with CO2 produced by the cell is called breathing and which is commonly known as respiration. सो व्हेन यू प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, जब आप ब्रीथ इन करते हो तो आप फील करोगे कि जो आपका चेस्ट है इट मूव्स अप, यानी कि जो वॉल्यूम है लंग का वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ एयर। एंड जैसे ही आप एक्सेल करते हो यानी कि सांस छोड़ते हो जो आपका चेस्ट है इट मूव्स डाउन, यानी कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। So in this chapter overall we study how do we breathe, the respiratory organs and the mechanism of breathing. अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। तो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स वो मेनली डिपेंड करता है कि उनका हैबिटेट क्या है प्लस देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑन दिस बेसिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, लाइक सिंपल इनवर्टिब्रेट, स्पॉन्जेस, लेंट्रेटा, प्लेटफॉर्म्स, तो इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 होता है ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। वहीं जो अर्थवॉर्म है दे एक्सचेंज गैसेस थ्रू देयर मॉइस्ट क्यूटिकल्स, तो इनकी जो स्किन है वो काफी डेलिकेट होती है, के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो होता है। देन इंसेक्ट्स की बात करें तो दे हैव ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। वही कुछ ऑर्गेनिज्म में स्पेशल वेक्युलराइज स्ट्रक्चर होता है जिसको गिल्स कहा जाता है एंड सच रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉल्यूस्क। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स में वैस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं कॉल्ड लंग्स, जिनको लंग बुक भी कहा जाता है एंड दे यूज्ड these are used by terrestrial organisms like scorpio spiders for the exchange of gases। तो ये सभी जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सभी आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। वहीं अगर हम इनवर्टिब्रेट्स सॉरी वर्टिब्रेट्स की बात करें तो like fishes they have gills for exchange of gases। Amphibians, reptiles, birds, mammals, they all respire through lungs। Then यहाँ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है ऑफ फ्रॉग जो कि एम्फीबियन है बट लंग दे ऑल्सो respire through their moist skin। So it means जो फ्रॉग है they have two kind of respiration, pulmonary respiration यानी कि through the lung and plus cutaneous respiration यानी कि through the skin। It show two type of respiration। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सो हम क्या जानते हैं अब तक
there is a pair of external nostril opening out above the upper lip. तो हमारे में दो nostrils होते हैं, यानी कि a pair of external nostril through which air goes inside the body. It leads to nasal chamber, ठीक है? Then नोज जो है ये अंदर जाके, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये अंदर जाके नेजल चैम्बर में ओपन होती है थ्रू द नेजल पैसेज. देन दिस नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ठीक है, जो फेरिंग्स है ये एक कॉमन पार्ट है फॉर बोथ फूड एंड एयर के लिए. ठीक है, अब फेरिंग्स है इट ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया. अगर हम विंड पाइप की बात करें तो जो फेरिंग्स है ये आके ओपन हो जाता है इनटू द ट्रैकिया थ्रू द लैरिंग्स. तो यहाँ जो लैरिंग्स है ये क्या है? लैरिंग्स जो है ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, इसीलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है. तो ड्यूरिंग द स्वेलिंग, जब आप किसी भी खाने को जब निगलते हो, स्वेल करते हो, तो हमारे जो लैरिंग्स रीजन है, जो ट्रैकिया है, वहाँ पे एक ग्लॉटिस होता है व्हिच कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं. जो ये एपिग्लॉटिस है ये बंद हो जाता है व्हिच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, कि जो खाना है वो हमारे फूड पाइप में ना एंटर करे, इसमें ये प्रिवेंट करता है. ओके, सो ट्रैकिया जो है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है विच एक्सटेंड अप टू मिड थोरेकिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्रा. अब ये फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्रा क्या है? तो जो हमारी बैकबोन होती है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, उसको डिफरेंट रीजन डिवाइड किया गया है. थोरेकिक ऊपर होता है क्रेनियल वर्टिब्रा, ठीक है, उसके बाद आता है थोरेकिक. जो थोरेकिक है यहाँ पे जो आपको ये फिफ्थ नंबर दिख रहा है, यहाँ तक जब विंड पाइप पहुंचता है तो वो दो में डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. नाउ ईच ब्रोंकाई undergoes repeated division to form the different secondary, then tertiary bronchi, and then initial bronchioles, which end up in the very thin terminal bronchioles. So ये है डिवीजन, ये है ट्रैकिया, जो कि फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्रा के पास आकर के दो में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई. एंड these right and left bronchi can divide into secondary and tertiary bronchi inside the lung, and then initial bronchioles, and last में ये terminal bronchioles में divide हो जाता है. So overall जो trachea है plus primary, secondary and tertiary bronchi and plus initial bronchioles, ये सभी supported होते हैं by incomplete cartilaginous रिंग्स. तो यहाँ पे आप इन रिंग्स को देख सकते हैं, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सर्कल नहीं है ये, है ना? तो ये जो कार्टिलेज है ये सारे के सारे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स के बने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा. सो ट्रैकिया डिवाइड होते होते एंड में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फॉर्म करता है विच गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli. तो यहाँ जो आप ये राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, these are alveoli. So branching network of bronchi, bronchioles and alveoli, ये सारे के सारे together they form lung. तो लंग के अंदर आपको ये सभी देखने को मिलेंगे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई. So we have two lungs, right and left, which is covered by double membrane. Double layer से covered होता है जिसको प्लूरा बोलते हैं. And these two प्लूरा membrane, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है इनके बीच में. तो जो ये फ्लूइड होता है ये इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी शॉक.
So it reduces friction on the lung surface. जो outer pleural membrane है is in close contact with the thoracic lining, whereas जो inner pleural membrane है वो किसके contact में होता है with the lung surface. So जो external nostril है वहां से लेकर के अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, जो ये सारा पार्ट है ये सारा टुगेदर फॉर्म करता है कंडक्टिंग पार्ट, वेयर एज जो एल्वियोलाई है एंड प्लस देयर डक्ट्स दे फॉर्म रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये कंडक्टिंग पार्ट एंड ये एक्सचेंज पार्ट क्या है? तो कंडक्टिंग पार्ट यानी कि नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, they transport the atmospheric air to the alveoli, and during this process they clears it from foreign particles, humidifies and also bring the air to the body temperature. Then जो exchange part है, it is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air. सो जो लंग है इट इज सिचुएटेड इन द थोरेकिक चैम्बर. सो ये थोरेकिक चैम्बर है जिसके अंदर जो लंग है वो सिचुएट होता है, विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर. एंड जो थोरेकिक चैम्बर है फॉर्म टोटली, पीछे से अगर हम देखें तो ये फॉर्म होता है बाय द वर्टिकल कॉलम, बारे में हमने पहले बात किया था, थोरेकिक वर्टिब्रा. देन जो वेंट्रल पार्ट है यानी कि जो फ्रंट में आपको दिख रहा है दिस इज स्टर्नम, एंड लेटरल यानी कि साइड्स में ये रिब्स होता है, एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे डायाफ्राम होता है विच इज डोम शेप्ड. So anatomical setup of lung in thoracic is such that any change in the volume of thoracic cavity वो हमें दिखेगा किसमें? लंग में. पल्मोनरी कैविटी में भी हमें वही चेंज दिखेगा, यानी कि अगर हमारा थोरेकिक चैम्बर एक्सपेंड होगा तो लंग में भी वो एक्सपेंशन दिखेगा. अगर लंग कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो हमें थोरेकिक चैम्बर में भी वो कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. सो ओवरऑल रेस्पिरेशन में जो जो स्टेप्स आते हैं उनको हम समझते हैं. सबसे पहले है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारी बॉडी में आता है एंड बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल वो बाहर को रिलीज होता है. सो सिंपली एक्सचेंज ऑफ एयर. Then diffusion of gases across alveolar membrane. तो alveoli और blood vessels के बीच में जो exchange of O2 and CO2 है वो हमें देखने को मिलता है. Then there is transport of gas by the blood जो कि circulatory system परफॉर्म करता है. देन आता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. एंड लास्ट में आता है यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन in the cell for catabolic reaction and result in the release of CO2. and during this process energy release होती है जिसको हम अपनी एक्टिविटीज के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस. पहला है इंस्पायरेशन यानी कि सांस लेना, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड दूसरा है एक्सपायरेशन यानी कि सांस छोड़ना, बाय विच एल्वियोलर एयर इज रिलीजेज आउट. तो जो ये मूवमेंट है एयर का अंदर और बाहर ऑफ द लंग is carried out by creating a pressure gradient between lung and atmosphere. जैसे कि जब इंस्पायरेशन होता है यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो इट कैन अकर, अगर जो प्रेशर है विद इन द लंग यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो कम होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इससे क्या होगा? एयर अंदर आएगा. और दूसरा है एक्सपायरेशन के टाइम पे जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो बढ़ जाता है than the atmospheric pressure, which leads to movement of air out of the lung.
सो डायाफ्राम एंड कुछ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों मसल्स जो हैं विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स, दे हेल्प इन जनरेटिंग सच ग्रेडियंट। यही वो मसल्स हैं जो ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सो ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन कैसे इनिशिएट होता है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेकिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। होता क्या है, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो इस टाइम रिलैक्स करता है, एंड दिस लीड्स टू रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड डायाफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, एंड बाय दिस जो वॉल्यूम है थोरेकिक कैविटी का वो इंक्रीज हो जाता है, एंड प्रेशर इन द एल्वियोलाई डिक्रीजेस, एंड इससे क्या होगा, जो एयर है इट मूव्स इनसाइड, एंड ड्यूरिंग द एक्सेलेशन जस्ट इसी का ऑपोजिट होगा। जो इंटर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड एक्सटर्नल मसल्स जो हैं ये रिलैक्स करेंगे, जिससे क्या होगा, जो रिब केज है इट मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, एंड डायाफ्राम जो है वो अगेन डोम शेप का हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो थोरिक कैविटी है वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा एंड प्रेशर विद द एल्वियोलाई इंक्रीजेस, दैट लीड्स टू मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द lung. So overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. तो ये thoracic volume, pulmonary volume क्या है? Pulmonary volume का मतलब होता है the volume of air in the lung upon the maximum effort of inspiration. मतलब हम maximum कितना inspire कर सकते हैं उससे लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, दैट इज द पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेकिक वॉल्यूम क्या होता है, ये टोटल अमाउंट ऑफ एयर होता है जो लंग में किसी भी टाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों आप रिलेट कर सकते हो, अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा अपने आप इंक्रीज होगा। सो एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यही फोर्स करता है एयर को फ्रॉम द आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग, दैट इज इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो जा रहा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, जब डायाफ्राम रिलैक्स करता है तो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं रिटर्न्स द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, यानी कि डायाफ्राम जो है वो अगेन डोम शेप्ड का हो जाता है, and it reduce the thoracic volume and thereby pulmonary volume. Thoracic volume घटेगा तो pulmonary volume भी कम होगा, and this lead to increase in intra pulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, and that cause expulsion of air from lung, that is expiration. So we have the ability to increase स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। तो आपने नोटिस किया होगा जब कभी आप फोर्सफुली इंस्पायर या एक्सपायर करते हो तो उस टाइम पे जो आपके एब्डोमेन रीजन है वहाँ के मसल्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑन एन एवरेज एक जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है वो 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है इन अ मिनट। So the volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a device called spirometer. तो ये है spirometer, जहाँ आपको एक नोज क्लिप दिया जाएगा एंड आपको कहा जाएगा कि आप एक डीप ब्रीथ करो, उसके बाद एयर ब्लो करो एज हार्ड एंड एज फास्ट एज पॉसिबल इनटू दिस ट्यूब, और ये एयर आपको ब्लो करते रहना है जब तक कि आपका लंग एम्प्टी नहीं हो जाता। सो मशीन रिकॉर्ड्स द रिजल्ट ऑफ स्पायरोमेट्री टेस्ट, एंड इससे पता चलेगा कि जो आपका लंग है वो प्रॉपर काम कर रहा है या
नहीं कर रहा है। नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सो यहाँ सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। यानी कि जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो उस टाइम जो वॉल्यूम है एयर का, वो हमने कितना इंस्पायर किया या कितना एक्सपायर किया। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml, दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि IRV क्या होता है? तो जो ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है विच अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली, है ना, फोर्सफुली हम मैक्सिमम कितना एयर इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड दैट इज ऑन एन एवरेज टू 2500 ml to 3000 ml होता है फॉर अ हेल्दी पर्सन। एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इसी का जस्ट अपोजिट, कि अ पर्सन, है ना, कोई भी जो है वो फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकता है एयर को। सो ये जो है 1000 ml टू 1100 ml होता है, होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के लिए। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमारे लंग में हमेशा ही प्रेजेंट होता है इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, and this is 1100 ml to 1200 ml for a healthy person. So ये सारे डिफरेंट वॉल्यूम्स को मेजर करके ये बताया जा सकता है कि जो हमारे लंग्स हैं वो हेल्दी हैं या नहीं हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी कि IC, तो ये क्या होता है? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है विच अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। This include tidal volume plus inspiratory reserve volume. Next है expiratory, इसी का अपोजिट है, तो ये total volume of air है which a person can expire after a normal inspiration. So this include tidal volume plus expiratory reserve volume. नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। तो ये क्या होता है? ये वॉल्यूम ऑफ एयर होता है दैट विल रिमेन इन द लंग, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग में ही रह जाता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। इंक्लूड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। देन आता है वाइटल कैपेसिटी VC। तो ये क्या होता है? ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होता है अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। इंक्लूड ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम एंड प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। लास्ट में आता है टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि TLC। तो ये क्या होता है? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है accommodated in the lung at the end of a forced inspiration. So this include all these residual volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume और vital capacity plus residual volume। तो ये सारे डिफरेंट टर्म्स जो है आपको याद करना है, याद रखना है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो एल्वियोलाई जो है इट इज़ द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इसके अलावा इसके बाद जो है एक्सचेंज ऑफ गैस होता है इन बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। तो इन दोनों ही जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्रेशर डिफरेंस, यानी कि देयर इज डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ दीज गैसेस इन बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड एंड आफ्टर दैट बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड। So this pressure difference is known as pressure gradient और concentration gradient। इसके अलावा जो solubility है गैस की as well as thickness of the membrane, it also responsible कि जो diffusion है वो कितना फास्ट या कितना स्लो होगा। लाइक जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज मोर सॉल्यूबल इन द फ्लूइड like blood than the oxygen, so this affect their diffusion rate across the respiratory membrane। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है वो जितनी थिन होगी उतना ज्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो फास्ट होगा।
इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जो प्रेशर कंट्रीब्यूट होता है बाय इंडिविजुअल गैस उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, सो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2 यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एंड PCO2 विच इज फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर. So here below in this table, you can see the different data which indicate the concentration gradient for oxygen and carbon dioxide. तो आप देखेंगे जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है and according to which air diffuses into lung, that is oxygen, and the air comes out of the alveoli or lung, that is carbon dioxide. उसके बाद जो एल्वियोलाई है यहाँ से एयर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में. तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है इट एंटर्स द ब्लड फ्रॉम एल्वियोलाई एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाएगा. देन इसके बाद जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है देन इट गोज टुवर्ड्स द टिश्यू वेयर यू कैन सी द partial pressure difference. So oxygen enters the tissue from blood and tissue में carbon dioxide it enters the blood and again make it deoxygenated. तो इस तरह से जो movement of different gases हैं वो होती है at different site of diffusion. So एज की जो सॉल्युबिलिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ये ज्यादा है. कितनी ज्यादा है? 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है देन ऑक्सीजन. अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज होता है थ्रू दिस डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ये बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. अब सेम इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं. सो दिस इज अ डायग्राम फॉर डबल सर्कुलेशन वेयर वंस द ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड reaches heart and heart send this deoxy blood to the lung for oxygenation. So here you can see कि जो alveoli है वहाँ इन दोनों respiratory gases का partial pressure इतना है. Then एट द लेवल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पार्शियल प्रेशर इतना है. तो क्या होगा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से डीऑक्सी ब्लड में एंटर करेगा एंड कन्वर्ट इट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड इसी का अपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड है विच मेक द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड इट रीचेज द एल्वियोलाई. सो इससे क्या होगा जो डीऑक्सी ब्लड है इट कन्वर्ट्स टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज एट टिश्यू लेवल where due to difference in pressure gradient जो ऑक्सीजन है it enters the tissue. अब टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड है it enters the blood. Now we talk about diffusion membrane. So diffusion membrane is made up of three major layers. जहाँ सबसे पहले लेयर आती है alveolar wall यानी कि squamous epithelium which is one cell thick. Then आता है endothelium. So this is endothelium of alveolar capillaries. देन आता है बेसमेंट सब्सटेंस. दिस बेसमेंट सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन coating the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer epithelial cell of capillaries in between them. So total thickness है is much less than a millimeter. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना थिन होता है ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. देन all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to the tissue and also carbon dioxide from tissue to alveoli. Now we talk about transport of gases. तो blood जो है ये एक medium है which transport respiratory gases यानी कि oxygen and carbon dioxide. जहाँ ऑक्सीजन जो है ये 97% ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज. एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं एंड दे रीचेज द टिश्यू. सो ये जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन एंड आरबीसी का इसको बोलते हैं ऑक्सी ह्यूमोग्लोबिन. देन जो
ऑक्सीजन है, इट इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड कैरिड टू द टिश्यूज। देन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड है ये आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, एंड इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कार्ब अमीनो ह्यूमोग्लोबिन। देन 70% यानी कि जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड है वो एस बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होता है। सो बाइकार्बोनेट फॉर्म क्या है, ये भी आरबीसी में ही फॉर्म होता है, यानी कि आरबीसी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज combined with water to form carbonic acid। देन ये कार्बोनिक एसिड रेड ब्लड सेल्स में ही डिसोसिएट हो जाते हैं बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस में, जिसमें से जो बाइकार्बोनेट आयन है इट अगेन कम्स आउट यानी कि डिफ्यूजेस आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल इनटू द प्लाज्मा। देन प्लाज्मा के थ्रू ये शुद्ध जाता है। देन 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज कैरिड एज अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑफ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। तो यही जो हीमोग्लोबिन है ये रेड ब्लड सेल्स को रेड बनाता है। ऑक्सीजन जो है बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर, यानी कि ये अलग भी हो सकता है टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 ऑक्सीजन, इसीलिए हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना, बिकॉज अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरी करेगा एंड वी फील सफोकेशन अगर हीमोग्लोबिन कम है हमारे ब्लड में तो। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो कि हीमोग्लोबिन से कार्ब ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। This graph is called oxygen dissociation curve, which is formed in between percentage saturation of hemoglobin with oxygen and partial pressure of oxygen. So this curve is called oxygen dissociation curve, which is highly useful in studying the factors like partial pressure of carbon dioxide plus ion concentration, in studying that how oxygen bind with hemoglobin एट एल्व्यूलाई लेवल। क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ये ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है, देर इज लेस H plus ion concentration and there is low temperature. So all these factors are favorable for formation of oxyhemoglobin, यानी कि ऑक्सीजन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। एंड इसी का अपोजिट एट टिश्यू लेवल जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ये काफी कम होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन भी हाई होता है एंड देयर इज हाई टेम्परेचर। ऑल दिस फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है एंड गोज टू द टिश्यू। So this clearly indicates that कि जो ऑक्सीजन है gets bounded to hemoglobin in the lung surface and gets dissociate at the tissue. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to tissue under normal physiological condition. Now we talk about transport of carbon dioxide. So in the tissue जो partial pressure है ऑक्सीजन का वो काफ़ी कम होता है एंड इसी का अपोजिट partial pressure कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है। So these two factors are favorable for formation of carbamino हीमोग्लोबिन, यानी कि 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। This binding is related to the partial pressure of carbon dioxide, where partial pressure of oxygen is a major factor which could affect this binding.
एंड इसी का अपोजिट एट द एल्वियोलाई लेवल क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी लो हो जाता है। एंड दिस फैक्टर इज फेवरेबल फॉर सेपरेशन यानी कि डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द alveoli. So RBC यानी कि red blood cell they contain high quantity of enzyme carbonic anhydrase and same यही enzyme plasma में भी पाया जाता है in some small quantity. So होता क्या है एट द टिश्यू लेवल जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो काफी हाई होता है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म एंड जिसके कारण जो CO2 है डिफ्यूज इनटू ब्लड यानी कि इन द आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म दीज टू प्रोडक्ट्स यानी कि bicarbonate and H plus ion. So in the RBC, carbon dioxide combined with water to form carbonic acid, and this carbonic acid formed by the enzyme carbonic anhydrase. Now this carbonic acid within the RBC dissociate into bicarbonate and H plus ions. और इसी का अपोजिट एल्वियोलाई लेवल पे क्या होता है, जो ये पूरा फ्लो है ये रिवर्स हो जाता है यानी कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज bicarbonate and H plus ions combine to form carbonic acid and this carbonic acid again dissociate into CO2 and water. So every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to alveoli. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो जैसा कि हमारे बॉडी में सारी एक्टिविटीज दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ सम पार्ट ऑफ ब्रेन, तो सेम ऐसे ही फॉर रेस्पिरेशन ऑल्सो वी हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ बॉडी टिश्यू। सो ब्रेन में ये जो आप देख रहे हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, ये वो रीजन है विच कंट्रोल और विच रेगुलेट द respiration. So that center is called respiratory rhythm center, is primarily responsible for this regulation. इसके अलावा आपको मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के जस्ट ऊपर ये पॉन्स पार्ट दिख रहा होगा। सो पॉन्स जो है ये कैनाडा सेंटर है विच रेगुलेट द respiration and this is called pneumotaxic center, moderate the function of respiratory rhythm center. So the neural signal है from this center can reduce the duration of inspiration and so alter the respiratory rate. So there is an additional area that is called chemosensitive area just adjacent to the medulla region which is highly sensitive for carbon dioxide and hydrogen ions. तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये काफी सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि इन दोनों ही सब्सटेंस का जो क्वांटिटी है जब ये इंक्रीज होगा सो इट एक्टिवेट दिस center which in turn can signal the rhythm center to make the necessary adjustment जिससे कि इन substances को eliminate किया जा सके because they are not useful as for us, ये waste है हमारे लिए तो इसको eliminate किया जाए, इस तरह की एडजस्टमेंट की जाती है। नाउ यू कैन सी हियर दीज आर कैरोटिड आर्टरी जो कि हमारे नेक रीजन में होता है एंड दिस इज ऑर्टिक आर्क जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है विच कम्स आउट ऑफ द हार्ट। सो इन दोनों का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज जो रिसेप्टर्स इन आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं दे रिकॉग्नाइज द चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ion concentration and they send this information to the rhythm center for remedial actions. ठीक है, सो इसके अलावा यहाँ पे जो रोल है ऑक्सीजन का इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम ये अभी इतना नोन नहीं है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोन नहीं है, बट हियर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H plus ion concentration प्ले अ मेजर रोल। लेट्स टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थमा की। तो अस्थमा में क्या होता है, जिन पर्सन्स को अस्थमा होता है यानी कि जो एस्थमेटिक होते हैं वो जब ब्रीथ करते हैं तो वहां से एक विसल जैसी आवाज आती है, ठीक है,
एंड वो क्यों होता है? बिकॉज़ जो ब्रोंकाई पार्ट है एंड ब्रोंकियोल्स, इन दोनों ही रीजन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, व्हिच मेक द पैसेज ऑफ एयर वेरी नैरो। दिस लीड्स टू whistle sound when that person breathe। दूसरा है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में क्या होता है? ये क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम हो जाता है। एंड इसका एक बड़ा कारण क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। ये क्रोनिक प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। यहाँ पे क्या होता है? इट इज अ कंडीशन कॉल्ड एस्बेस्टोसिस, जिसमें वो पर्सन्स जो कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे कि जहाँ ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में क्या है, जो डस्ट का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो इतना ज़्यादा होता है कि जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी फेल हो जाता है। और अगर ऐसे एनवायरनमेंट में कोई पर्सन लंबे टाइम के लिए एक्सपोज होता है, तो क्या होगा? उसका असर उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे पड़ेगा, जहाँ पे देर इज इन्फ्लेमेशन in the lung that leads to fibrosis and this cause serious lung damage। इसीलिए इस तरह की इंडस्ट्री में जो पर्सन्स काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, वहां पे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, यानी कि दे शुड बी प्रोवाइडेड विद अ प्रोटेक्टिव मास्क। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।